हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे पहले हम डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब डाइपोल को जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या टॉर्क होगा, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो हमने लेट किया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर हमारा एक चार्ज है माइनस का Q और यहाँ पर हमारा एक चार्ज है प्लस का Q, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमने लेट की हुई है 2a। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहाँ होगी? नेगेटिव की तरफ होगी। ओके, जब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो ये प्लस का चार्ज, ये माइनस का चार्ज, तो क्या करेगा? ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो हमारा इज इक्वल टू होगा QE के। सिमिलरली इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी हमारा इज इक्वल टू होगा QE के। नेगेटिव की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो दो फोर्स हमारे पास लगेंगे। माइनस का Q लेना चाहो तो माइनस का Q लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर ये इसका पॉइंट यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये अलोंग वन एक्सिस नहीं है, ये अलग एक्सिस इसके अलोंग लग रहा है, ये हमारा अलग एक्सिस इसके अलोंग लग रहा है। ठीक है, ये अलग एक्सिस पर लग रहा है, अलग एक्सिस पर लग रहा है। तो क्या होगा, इस पॉइंट पर अगर ये फिक्स है तो ये हमारा ऐसे रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो क्या होगा? टॉर्क होगा। तो अगर मैं टॉर्क निकालता हूं, टॉर्क experienced by the dipole, तो टॉर्क कितना आएगा? देखो, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूला होता है। तो देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा डाइपोल मूवमेंट P होता है, तो डाइपोल मूवमेंट हमारे इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है। तो लेट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ ये जो हमारा एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है? हमारा थीटा एंगल है। क्लियर? तो टॉर्क निकालेंगे, क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, फोर्स ये लग रहा है, फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, मैं ये C पॉइंट नेम देता हूं, तो फोर्स क्या हो जाएगा मेरे पास? F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? AC। तो टॉर्क हमारे इक्वल टू होगा, फोर्स कितना है? QE। अब देखो, AC, इस वाली ट्रायंगल से मैं AC निकालना चाहता हूं, AC मुझे चाहिए और मुझे AB पता है। भाई AC हमें चाहिए तो परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। तो किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AC हमारा किसके इक्वल आएगा? AB साइन थीटा के इक्वल। और अगर मैं AC निकालूं तो AB की वैल्यू कितनी है? AB 2a के बराबर है, तो 2a इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट कर देंगे 2a साइन थीटा। और देखो, टॉर्क इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। लिख सकते हैं, तो Q को पहले लिख दिया मैंने और 2a को पहले लिख दिया, E को बाद में लिख दिया। Q इंटू 2a किसके बराबर होता है? याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में हमने कराया था, Q इंटू 2a होता है P के बराबर, डाइपोल मूवमेंट। तो ये किसके इक्वल आया? PE साइन थीटा मेरा टॉर्क निकल के आया। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करता हूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? P क्रॉस E। टॉर्क इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? P क्रॉस E। क्रॉस को वापस ओपन करेंगे तो साइन आ जाएगा हमारे पास। तो साइन को हटाने के लिए क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस को हटाने के लिए साइन लगाते हैं। तो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा P क्रॉस E के इक्वल। ठीक है, अब जब ये वेक्टर फॉर्म में है तो मैग्नीट्यूड तो हम ऐसे निकाल लेंगे, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? फॉर डायरेक्शन
हम वेक्टर लॉ लगाते हैं। कौन सा लॉ? वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ क्या कहता है हमारा? देखो P क्या लिखा हमने, P क्रॉस E, तो P हमारा इधर, E हमारा इधर, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, P इधर E इधर, तो डायरेक्शन क्या होगी? P से E की तरफ, P से E की तरफ। तो अगर P से E की तरफ मैं आता हूँ, P से E की तरफ, थंब रूल का भी हम यूज कर सकते हैं, P से E की तरफ आते हैं, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी इसकी? आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? सॉरी, राइट हैंड रूल हम यहाँ पर लगाते हैं, तो P से E ऐसे जा रहे हैं तो इनवर्ड हो जाएगी, तो डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड द प्लेन, क्योंकि राइट हैंड रूल होता है, लेफ्ट हैंड, सॉरी गलती से लग गया, ठीक है। तो P से E की तरफ ऐसे आएंगे तो इस टाइप से हमारा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर रूल यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, P से E की तरफ इस टाइप से जाएंगे तो अंदर की तरफ हमारी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड द प्लेन। अब मैं कुछ केसेस यहाँ पर लेकर चलूंगा, कुछ केसेस हम यहाँ पर इसके लेके चलेंगे, ठीक है। टॉर्क का हमने जनरल फॉर्मूला निकाला, वो निकाला PE sin थीटा। तो इस PE sin थीटा को मैं लेके चलूंगा और इस PE sin थीटा को मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो टॉर्क हमने निकाला वो आया PE sin थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर केस लेकर चलते हैं, केस फर्स्ट। अच्छा, केस फर्स्ट क्या है हमारा वो देखेंगे। यहाँ पर हमारा केस फर्स्ट है, इफ लेट कर लेते हैं कि थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो जाता है। देखो थीटा 0 का मतलब देखो P ऐसे है और E ऐसे है, तो P और E के बीच में एंगल धीरे धीरे मैं ऐसे कर रहा हूँ, नीचे की तरफ लेके आएंगे तो लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। भाई P ऐसे है और E ऐसे है, तो धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट इज जो P है वो पैरेलल हो जाएगा E के। P क्या हो जाएगा? पैरेलल टू E। और अगर P पैरेलल हो जाएगा तो देखो टॉर्क किसके इक्वल होगा? PE sin 0 डिग्री, और साइन 0 पर कितना होता है? 0, तो टॉर्क कितना आएगा? 0 आएगा, यानी मिनिमम आएगा। और इसको हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन का मतलब क्या है? देखो अगर एक बार ये मेरे पास ऐसे हो गया कि ये -q और ये +q, तो डाइपोल मूवमेंट P की डायरेक्शन भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव इधर, तो इसने इसको पकड़ रखा है, इसने इसको पकड़ रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हिलाता भी हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाता भी तो वापस क्या होगा? वहीं आ जाएगा। दिस इज अ स्टेबल कंडीशन, यानी अपने आप ये हिलेगा ही नहीं, हिलाएंगे भी तो वापस अपने उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम स्टेबल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? स्टेबल कंडीशन। अब मैं लेके चल रहा हूं केस नंबर सेकंड। इफ थीटा 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, 180 डिग्री, दैट इज जो P है वो एंटी पैरेलल हो जाए, P इज एंटी पैरेलल टू E, ठीक है। एंटी पैरेलल ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि P एंटी पैरेलल, या लिख लेते हैं एंटी पैरेलल टू E। अगर P मेरा E के एंटी पैरेलल हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव यहां और नेगेटिव यहां, इलेक्ट्रिक और तो डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो देखो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा 180 डिग्री। P इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इधर है, तो एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ठीक है, ये नेगेटिव रिपेल करेगा। अब मेरी बात सुनना आप ढंग से कि अगर मैं cos 180 लेके इसमें चलता हूं टॉर्क, तो मेरे पास PE sin 180 पुट करता हूं तो टॉर्क 0 ही आ रहा है, यानी रोटेट नहीं कर रहा, टॉर्क क्या है? 0 है। लेकिन अगर देखो मैं इसको फील करता हूं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अगर ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है, तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां पर कंडीशन कह सकते हैं कि टॉर्क 0 होगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी स्लाइटली मैंने इधर डिस्प्लेस कर दिया,
मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा तो इधर रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर चलाएगा तो इधर रिपेल करेगा, एकदम से ये टर्न हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल कंडीशन, इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल कंडीशन। ये अनस्टेबल है, थोड़ा सा इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते ही ये अपना बैलेंस खो देगा, एकदम से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और स्टेबल कंडीशन में ये हमारा रोटेट नहीं कर रहा। तो इसको बोलेंगे स्टेबल कंडीशन, इसको बोलेंगे अनस्टेबल कंडीशन। पूछ लेते हैं पेपर में कई बार कि व्हाट आर द स्टेबल कंडीशन एंड अनस्टेबल कंडीशन व्हेन द टॉर्क इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक केस और लेके चलेंगे हम, इसका थर्ड केस कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। केस थर्ड, if theta is equal to 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि P is perpendicular to E हो जाए, ठीक है। इसको हमने यानी जो P है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरी इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो हमने इसको परपेंडिकुलर रख दिया, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, तो माइनस से प्लस मेरा P इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है। तो अगर थीटा 90 डिग्री का हो जाता है तो PE sin 90 डिग्री sin 90 पे 1, तो क्या हो जाएगा PE। तो टॉर्क मेरे पास PE यानी क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई। टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, या डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो टॉर्क क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, what is the net force, what is the net force, net force क्या होगा when dipole is placed, when dipole is placed in uniform electric field, in uniform electric field। नेट फोर्स क्या होगा, देखो नेट फोर्स की मैं बात करता हूं, देखो ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं F नेट निकालता हूं इसका तो क्या होगा, पर इस डायरेक्शन वाला फोर्स और प्लस इस डायरेक्शन वाला फोर्स, ठीक है। F1 और F2 मान लेते हैं, ये मेरे पास F1 है, वो मेरे पास F2 है, तो F1 की वैल्यू पुट करो, अगर मैं F1 की वैल्यू पुट करता हूं तो इस डायरेक्शन में है QE प्लस वो उस डायरेक्शन में QE, तो नेट फोर्स कितना आया, 0 आया। नेट फोर्स कितना आया, 0। अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, बात समझ में आई। न्यूमेरिकल्स लेकर चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम इस पर करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, नेट कर लेते हैं कि फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। ये हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें रखा हुआ है, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है P इसका डाइपोल मोमेंट है वो P हमें गिवन है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है। और ये बोला है हमसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, तो उससे 30 डिग्री के एंगल पर ये रखा हुआ है, 30 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क experienced by dipole, डाइपोल कितना टॉर्क फील करेगा
वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला है? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और सारा कुछ हमें इसमें गिवन है। ठीक है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 × 10⁻⁻⁹। E की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁴, और साइन दे रखा है हमें 30 डिग्री। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। तो क्या हो जाएगा? 20 × 10⁻⁻5, 20 पावर से करके 10⁻5 1/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे यहाँ से टॉर्क निकल के आ जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन लिया था। अब मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया था आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ठीक है, ऑन द डाइपोल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है जो यहाँ पर प्लेस है। अब हमें क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन है, हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है -q + q। तो ये चीजें अब हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। जो गिवन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ज की वैल्यू जो गिवन है, तो क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है, वो है 4 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.20 I वोल्ट पर मीटर, और ये बोल रखा है कि ये जो पॉइंट है ये हमारा 2, -1 और 5 वाला कोऑर्डिनेट है, और ये जो B वाला पॉइंट का चार्ज है वो 2, -1 5, सॉरी ये हमारे पास है 1 0 और 4। ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, -q चार्ज जहां पर प्लेस है और +q चार्ज जहां पर प्लेस है। हमको फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल। ये डाइपोल कितना टॉर्क फील करेगा वो हमें निकालना है। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर देखता हूं तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही लगेगा, भाई टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हमें ये एंगल भी नहीं दे रखा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें एंगल दे रखा था 30 डिग्री, और अब हमें ये एंगल भी नहीं दे रखा। तो एंगल नहीं दे रखा, तो अब हम किस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे? ठीक है, चलो पी साइन थीटा हो गया हमारे पास, एंगल नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे। चलो वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, P × E, राइट, टॉर्क इज इक्वल टू P × E। P किसके इक्वल होता है? Q × डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा हमारे पास? AB क्रॉस E। ठीक है, ये इनटू का सिंबल है, ये हमारा क्रॉस का सिंबल हो जाएगा। और देखो Q तो ठीक है, Q की वैल्यू हमारे पास है, AB कैसे निकालें? तो देखो, अगर मैं A लिखूं तो A क्या लिखा जाएगा? ये x का कंपोनेंट होता है, तो I + 0j + 4k। और B वाला कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा? अगर मैं B वाले कंपोनेंट की बात करता हूं तो B वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2I - j and +5, 2I - j and 5k। तो सिंपल सी बात, ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या कर दूंगा? B - a जो मेरा AB के बराबर हो जाएगा। सिंपल ऐसे ही तो करते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरे पास A वाला पॉइंट 2 मीटर दे रखा है, B वाला पॉइंट 4 दे रखा है, तो 4 - 2 करेंगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगी इसकी 2 मीटर। तो हमें ऐसे इसकी डिस्टेंस देखनी है, तो हम क्या करेंगे? B - a कर देंगे तो AB हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करो, अगर इसमें से मैं इसको माइनस करता हूं तो क्या होगा? I, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -j, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो k। ये मेरे पास AB की वैल्यू निकल गई, इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो देखो क्या होगा? Q की वैल्यू पुट कर लें, यहाँ से कितनी है? 4 माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है। A की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू I - j कैप - k कैप, और E की वैल्यू कितनी है क्रॉस प्रोडक्ट में? 20I। तो देखो क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा बाहर रख लेते हैं, 2 × 10⁻⁻⁶ को, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो इसके साथ,
तो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं इसके साथ, i का i के साथ करेंगे तो 0 क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो आ गया 0। j का i के साथ करेंगे तो क्या होगा, i के बाद j आ रहा है तो उल्टा हो रहा है, j के बाद i आ रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का k और 0.20, ठीक है 0.20। देखो माइनस ये तो है ही हमारे पास, अब j का मैंने इसके साथ किया तो ये हो गया, अब k का करो, k का i के साथ करेंगे तो माइनस, इसका इसके साथ करो तो 0.20 तो है ही, माइनस k का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ j के इक्वल होता है तो ये j के इक्वल आ गया हमारे पास निकल गया, ठीक है। तो 0.20 हम यहां से इधर ले सकते हैं, 4 × 10⁻⁻6 × 20 तो क्या बचेगा यहां से k और माइनस का j बचेगा, 0.20 में इधर ले लेता हूं, और क्या होगा 4 से इसकी मल्टीप्लाई करो 0.8 × 10⁻⁻6 k माइनस j, तो ये तो आया मेरा वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो केवल हमारे पास यही क्वांटिटी है, इसका कंपोनेंट भी ये है और इसका कंपोनेंट भी ये है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, भाई मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 चल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ ये। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.10 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो ये मेरे पास यहाँ से टॉर्क निकल के आपके पास आ जाएगा। तो ये हमने निकाला था टॉर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन जो अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है जेईई मेन में 2017 में, जेईई मेन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज टू बी फिक्स्ड has a fixed dipole moment p which makes angle theta with x axis। ये कह रहा है कि ऐसे x axis के along डाइपोल मोमेंट जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, यानी p डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है वो थीटा एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू x axis when subject to an electric field, और हमें E1 दे रखी है x axis के along ही जो हमारा इक्वल टू है EI के इक्वल। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, और इस कंडीशन में जो एक टॉर्क फील करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, वो हमें गिवन है टॉर्क के। फिर कहता है व्हेन सब्जेक्टेड टू ए अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यहां पर एक अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड रख देते हैं, ठीक है, एक इसको उठाकर हमने एक अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और इस E2 का कंपोनेंट हमें गिवन है √3I1J के अलोंग, √3E1 पहले वाले का √3 टाइम्स J के अलोंग। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, तो जब एक टॉर्क फील करता है, यानी जो टॉर्क 2 है, अब जो यहां से टॉर्क 2 आएगा वो माइनस ऑफ टॉर्क 1 के बराबर है। द एंगल थीटा, क्वेश्चन है हमारा द एंगल थीटा इज, तो ऑप्शन हमें गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 60 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 30 डिग्री एंड डी ऑप्शन हमें दे रखा है 45 डिग्री। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको सुनेंगे, देखो क्या क्वेश्चन है हमारा। हमें इनिशियली बोला कि x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इतनी, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट जो रखा हुआ है वो थीटा एंगल बनाकर रखा हुआ है x के अलोंग, ठीक है। इनिशियली जो टॉर्क है वो k के अलोंग है, ठीक है, तो x एक्सिस ये और y एक्सिस मेरी ये हो जाएगी, ठीक है। तो P से इसकी तरफ हम आएंगे, P से इधर इस डायरेक्शन में, यानी ये हमें दे रखा है टॉर्क हमारा k की तरफ है, ठीक है। हो सकता है नीचे की तरफ होएगा, हमें नहीं पता, हम अभी लेट करके चल रहे हैं, जो होगा वो निकल के आ जाएगा। तो टॉर्क हमें दे रखा है P क्रॉस E, P इधर हो सकता है तो P क्रॉस E हम ऐसे जाएंगे तो हमारा z के अलोंग आ जाएगा।
सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जब हमने इसको उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो टॉर्क 2 होगा वो माइनस टॉर्क 1 के बराबर है। तो देखो सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड E2 किसके बराबर है, √3E1। और ये कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है हमें दे रखा है टॉर्क 2 इज इक्वल टू माइनस टॉर्क 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 1 इज इक्वल टू 0। यानी जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले हमने उसमें रखा हुआ फिर उसको उठाकर हमने दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो जो टोटल टॉर्क है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस वाली कंडीशन से ये हमें गिवन थी, ठीक है, ये क्या हमें गिवन है, तो इससे हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो देखो टोटल टॉर्क अगर मैं देखता हूं टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 1, अगर मैं देखता हूं तो क्या बनेगा, टॉर्क का फॉर्मूला वही हमारे पास P क्रॉस E। भाई टोटल जो होगा P वो क्रॉस होगा टोटल E के इक्वल, जो भी टोटल E होगा। तो देखो P के कंपोनेंट अगर मैं देखूं तो P का एक कंपोनेंट x के लंब होगा, एक y के लंब होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि Pxi प्लस Pyj दो कंपोनेंट हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट I के लंब है, एक कंपोनेंट हमारा J के लंब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास, एक तो EII प्लस √3EJI। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हो गए, ये हमारे पास डाइपोल के कंपोनेंट हो गए। तो देखो I का I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0, तो इसका इसके साथ होगा तो क्या आएगा, Px इंटू √3E, यही बनेगा हमारे पास। तो Px इंटू √3E, I का J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। I का J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, K। अब इसको लो, इसका इसके साथ करो तो Py इंटू E, और J का I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो J के बाद क्रॉस आ रहा है तो J क्रॉस I किसके इक्वल होगा, माइनस K के इक्वल होगा। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस और J का J के साथ करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब एक टॉर्क जो हमें दे रखा है देखो किसके इक्वल है, 0, तो इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूं इस वाली क्वांटिटी को, यानी 0 इज इक्वल टू आया Px √3 माइनस Py, ठीक है, ये भी के है, तो Py और E इंटू के मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ से के बाहर ले लिया, यहाँ से के बाहर ले लिया, तो यहाँ से माइनस का Py बचेगा और E भी बाहर ले लिया, और यहाँ से √3 Px बचेगा। तो ये दोनों हमारे पास 0 में चला गया, तो 0 इज इक्वल टू Px √3 माइनस Py लिख सकते हैं इसको, और क्या होगा Py अपॉन Px, इसको इधर ले जाओ, x को नीचे ले जाओ, तो Py अपॉन Px किसके इक्वल आया, √3 के इक्वल। किसके इक्वल आया, √3 के इक्वल। तो देखो Px कंपोनेंट ये होगा, Py कंपोनेंट ये होगा, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल। इट मींस tan थीटा इज इक्वल टू √3, और tan थीटा √3 कब होगा, जब थीटा क्या हो जाए मेरा 60 डिग्री पर। तो आंसर क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इसका निकल के आया।